छात्रों को पीट रहे थे वो पुलिस वाले थे या फिर कोई और? ये दो सवाल किसी छात्र ने नहीं पूछे, ये सवाल पूछे हैं राहुल गांधी ने। Mr. Amit Shah, directly responsible for the violence that has taken place against our students. He authorized pellet guns on our students. और सवाल पूछे गए हैं सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह से। वैसे सवाल गलत नहीं है। एक 19 साल के लड़के की आंख की रोशनी दांव पर है। ये सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन असली सवाल यह है कि ये सवाल अगर 20 जुलाई को पूछे जाते तो समझ में आता। ये सवाल 26 जुलाई को क्यों पूछे गए? क्या यह इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई सियासी क्रोनोलॉजी है? और इसको समझने के लिए आपको तारीख समझना पड़ेगा। 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है। उसी दिन सीजेपी ऐलान करती है कि आंदोलन खत्म, जीत हो गई, छात्र घर लौट जाए। और अगले ही दिन ये चिट्ठी अमित शाह के नाम चली जाती है। बीच में एक दिन का भी गैप नहीं। सवाल फिर वही कि क्या यह इत्तेफाक है? क्योंकि विपक्ष इस आंदोलन में पहले भी था। अरविंद केजरीवाल से लेकर महुआ मोइत्रा पहुंचे थे जंतर मंतर, लेकिन तब वो छात्रों के मंच पर मेहमान थे। आज राहुल गांधी अचानक मेहमान से मेजबान बन जा रहे हैं। वैसे राहुल ने कोशिश प्रधानमंत्री आवास को घेर कर भी की थी। एक और क्रोनोलॉजी इस पूरी कहानी में है। राहुल गांधी ने जब यह मांग की तो कहीं भी कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र नहीं किया। तो सवाल यह भी कि क्या राहुल कॉकरोच जनता पार्टी के मंच को अपना मंच नहीं मान रहे थे? क्या उनके मुद्दों को अपना मुद्दा नहीं मान रहे थे? और ऐसे में जब आंदोलन खत्म हुआ लेकिन देश में गुस्सा अभी भी है, तो क्या राहुल उस गुस्से को भुनाकर बीजेपी को घेरने का एक नया मौका खोज रहे हैं? क्योंकि सीजेपी या अभिजीत दीपे का नाम ना लेना या तो भूल हो सकती है या राहुल गांधी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या अब अगला टारगेट अमित शाह है? क्या यह टारगेट सफल होगा या विपक्ष इसमें उल्टा ही घिर जाएगा? आज की कहानी यही है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी ने जो प्रोटेस्ट शुरू किया था वो प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं हुआ है, और निशाने पर अमित शाह क्यों? नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और सियासत गजब गजब करवट ले रही है। एक तरफ कॉकरोच वाले दिन प्रतिदिन फिर धमकी दे रहे हैं कि भैया तुमने अब तक एफआईआर वापस नहीं ली है, हम तुमको फिर घेरेंगे। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जो हैं वो नितिन गडकरी को निशाना बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब E20 को लेकर देश भर में प्रोटेस्ट शुरू होगा। और तीसरी कहानी राहुल गांधी की है, जिन्होंने बच्चों के मुद्दे में अब अपना एक अलग मुद्दा खोज लिया है और उस मुद्दे को लेकर वो सीधे गृह मंत्री को घेरने जा रहे हैं। वैसे सियासत की दुनिया में कहते हैं कि जितना बड़ा दुश्मन होगा उससे तुम्हारी भी औकात तय होती है। और राहुल गांधी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नीचे बात करना नहीं चाहते। इसीलिए पहले प्रधानमंत्री के घर पर जाकर प्रोटेस्ट किया और अब गृह मंत्री का वो इस्तीफा मांग रहे हैं। अब इस कहानी की शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि इस मुद्दे पर बेबाकी से लगातार हम राय रखते आए हैं, तो आप हमारी ताकत बनिए। अलग अलग टॉपिक को आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए कि इस पर्टिकुलर विषय पर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियोस बनाएं, और बड़ी संख्या में हमें सब्सक्राइब करते रहिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ते रहिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में कॉमेंट सेक्शन में दिया है। अब शुरुआत पहले सवाल से करते हैं कि अमित शाह ही क्यों निशाने पर? तो राहुल गांधी ने चिट्ठी में एक लाइन लिखी है कि दिल्ली में तैनात सुरक्षा बल, क्योंकि अमित शाह जो गृह मंत्री उन्हें जवाब देते हैं, तो फिर सवाल किससे किया जाए? अब रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस ये दोनों अमित शाह को रिपोर्ट करती है। तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि फिर या तो आदेश उन्होंने दिया या उनके महकमे से किसी ने दिया, इसलिए जवाब अमित शाह को ही देना होगा। राहुल गांधी की चिट्ठी में जिस लड़के के नाम का जिक्र है उसका नाम साहिल लोचब है। नजफगढ़ का रहने वाला है, 19 साल का है। परिवार कहता है कि 21 जुलाई को एम्स में उसकी आंख से छर्रा निकालने के लिए तुरंत ऑपरेशन करना पड़ा। डॉक्टरों ने बता दिया है कि रोशनी लौटने की उम्मीद कम है। दूसरी तरफ सरकार का इंकार भी उतना साफ है। दिल्ली पुलिस कहती है कि उसके पास पैलेट गन है ही नहीं। पीआईबी ने भी इन दावों गलत बताया। रैपिड एक्शन फोर्स ने आरोपों की जांच बैठाई है, लेकिन आज तक ना सीआरपीएफ ने कहा ना आरएएफ ने कहा कि उनकी गोली से यह घटना हुई है। वो ये भी कह रहे हैं कि गोली उनके किसी जवान ने नहीं चलाई। यानी इंकार सबका है, जिम्मेदारी किसी की नहीं। लेकिन बात सिर्फ इतनी होती तो ये चिट्ठी 20 जुलाई के बाद अगले दिन 21 जुलाई को लिखी जाती। सवाल टाइमिंग को है कि ये 26 जुलाई को क्यों आई? कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के खत्म होने के अगले दिन क्यों आई? क्या ये टाइमिंग इशारा कर रही है कि कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद उसी मुद्दे की जो आग है या जो राख है उससे उठाकर एक नया प्रोटेस्ट क्रिएट करना चाहती है?
देखिए, नीट पेपर लीक में कांग्रेस के लिए ज्यादा राजनीतिक लाभ नहीं बचा, यह बात दुनिया समझती है। लेकिन लाठीचार्ज और बल प्रयोग का जो गुस्सा है, कांग्रेस क्या उसे अमित शाह की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही है? क्योंकि वो बीजेपी में नंबर 2 है। यानी इस्तीफे के साथ पुराना निशाना खाली हो गया और गुस्सा बचा रह गया। और राजनीति में बचा हुआ गुस्सा भी बेकार नहीं जाता, उसे बस एक नया पता चाहिए होता है। और यही सारी कहानी है। लेकिन इस कहानी में एक सवाल आता है कि फिर राहुल गांधी कॉकरोच जनता पार्टी का नाम क्यों नहीं ले रहे? अब इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने सीजेपी का नाम नहीं लिया, अभिजीत दीपके का नाम नहीं लिया। सीजेपी ने भी विपक्ष की लड़ाई पर ना हां कहा और ना कहा, और दोनों की वजह अलग अलग है, लेकिन डर एक है। सीजेपी शुरू से कहता आया उसका आंदोलन पॉलिटिकल नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि विपक्ष जैसे ही मंच पर खड़ा होगा दावा खत्म हो जाएगा। उधर विपक्ष अगर सीजेपी को क्रेडिट दे दे तो इस्तीफे की जीत उसकी नहीं रहेगी। लेकिन इसकी एक वजह और भी है, जो शायद सबसे बड़ी है। सरकार ने आंदोलन खत्म करवाने के लिए बात किससे की? 3 दौर की बातचीत सीजेपी के साथ हुई। सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा जितेंद्र सिंह से मिलने के बाद। यानी सरकार ने आंदोलन के हर हिस्से से अलग अलग बात की और विपक्ष को बात करने नहीं बुलाया। तो विपक्ष का गुस्सा सिर्फ लाठी का नहीं है, गुस्सा इस बात का भी है कि उसे बात करने के लायक नहीं समझा गया। सड़क का सौदा सरकार और छात्रों के बीच हुआ, विपक्ष दरवाजे के बाहर खड़ा रह गया। इसलिए अब वो लड़ाई वहां लेकर जा रहा है जहां से उसको पॉलिटिकल फायदा हो, और वो है संसद। और लड़ाई सीजेपी भी नहीं छोड़ रही। दीपके की तरफ से 3 अफसरों का नाम लिया गया, डीसीपी संदीप लांबा, डीसीपी सचिन शर्मा और एसीपी अजय शर्मा। और कहा गया कि मोदी और शाह के नाम पर जो लाठियां चलवाई गई उसका हिसाब देना होगा। अब हो यह रहा है कि दीपके अफसरों का नाम लेते हैं, चिट्ठी नहीं लिखते। राहुल गांधी चिट्ठी लिखते हैं लेकिन अफसरों का नाम नहीं लेते। एक ही तारीख, 2 अलग अलग हिसाब किताब। हालांकि एक कहानी इसमें यह भी है कि राहुल गांधी साहब ये जानते हैं कि सीजेपी वाले जो हैं वो आम आदमी पार्टी के थोड़ा करीब रहे। ऐसे में अगर उस मंच पर हो जाते तो आम आदमी पार्टी से करीब जाना पड़ता। और पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ही असली लड़ाई है। कांग्रेस सत्ता में वापस आ जाती है, आम आदमी पार्टी सत्ता बचाए रखना जाती है, और दोनों चाहकर भी एक साथ एक दूसरे को घेरकर मंच पर नहीं आ पा रहे। तो क्या यह भी वजह है कि सीजेपी का नाम नहीं लिया जा रहा? हो सकता है। खैर, सवाल यह भी कि सरकार क्या कर रही है। सरकार अभी शांत बैठी है। 26 जुलाई को प्रधानमंत्री आए थे, रील डाला, परीक्षा सुधार के लिए टास्क फोर्स बनाने की बात कही, जिसमें आईबी के पूर्व डायरेक्टर तपन टेका और इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ का नाम है। अगले ही दिन सरकार पेपर लीक पर नया बिल लाई है। बिल कुछ घंटे बाद पेश भी किया जाएगा, और यह बड़ी बात है क्योंकि पेपर लीक से पूरा आंदोलन शुरू हुआ था। उस पर कानून आना एक बड़ी जीत है, और यह जीत छात्रों की है। लेकिन सरकार सिर्फ कानून नहीं ला रही, साथ में एक तस्वीरें बना रही है। धर्मेंद्र प्रधान जब सदन में पहुंचे तो एनडीए के सांसदों ने शॉल और मिथिला पाक पहनाकर स्वागत किया। नारे लगे, धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद। यानी मैसेजिंग की कोशिश है कि इस्तीफा हार नहीं था, फैसला था। बच्चों के दबाव में झुक गए, विपक्ष ने बच्चों को भुनाया, उसके चक्कर में झुक गए। सरकार परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है कि यह मामला सुलझ चुका है, अब जो बचा है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। हालांकि इस कहानी का एक और पहलू भी है। जिस दिन की यह घटना है और जिस दिन छात्रों पर लाठी चली थी, उस दिन 100 से ज्यादा पुलिस वाले भी घायल हुए थे। और हैरानी की बात यह कि पुलिस वालों का जिक्र कोई भी नहीं कर रहा। जंतर मंतर से जुड़े जो करीब 20 मामले दर्ज हुए, उनमें कई पत्रकारों और पुलिस वालों पर हमले हुए थे। यानी उस दिन सिर्फ लाठी बच्चों पर नहीं चली थी, पुलिस वालों पर भी चली थी, पत्रकारों पर भी चली थी। और यह भी इसका एक अहम हिस्सा है, जिसके बारे में ना अभिजीत बात कर रहे, ना राहुल गांधी बात कर रहे। सच क्या है वो जांच से निकल कर आएगा, लेकिन राजनीति में इसका नतीजा अभी से दिख रहा है। विपक्ष के पास घायल छात्रों की तस्वीरें हैं, सरकार घायल पुलिस वालों को दिखा रही है और साथ में नया कानून दिखा रही है। अदालत दूर है, इसलिए लड़ाई टीवी और मोबाइल पर लड़ी जा रही है, और यहीं से शायद तय होगा कि किसका दांव काम आएगा। लेकिन एक सवाल यह भी है, क्या विपक्ष का अमित शाह का इस्तीफा मांगना ये दांव उल्टा तो नहीं पड़ेगा? और ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका जवाब ना राहुल गांधी के पास है ना अमित शाह के पास। ये दांव चलेगा अगर छात्रों पर हुई कार्रवाई का गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ। और विपक्ष के पास एक ठोस बात है भी, जो एफआईआर वापस लेने का भरोसा सरकार की तरफ से दिया गया था, उनमें से अब तक एफआईआर वापस नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस कह रही है कि सरकार की तरफ से यह बात कही गई होगी, लेकिन उन्हें अब तक लिखित आदेश नहीं मिला, इसलिए वो जांच कर रहे हैं। यहां सरकार की मजबूरी समझिए, एफआईआर वापस लेना बटन दबाने जैसा नहीं है। पहले सरकार का आदेश, फिर पुलिस को चिट्ठी, एलजी को, फिर एलजी की मंजूरी। लेकिन सवाल यह है कि इस्तीफा उसी दिन हो गया था तो कागज को 2 दिन क्यों लगे? और जब तक वो आदेश नहीं निकलता, विपक्ष के हाथ में एक सबूत है, लेकिन ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। सरकार की बात अगर चल पड़ी कि मसला सुलझ चुका है,
तो विपक्ष सिर्फ सदन ठप करवाने वाला दिखेगा, जैसा कि आज दिखाई पड़ा। आज सदन 4 बार रुकी, एक बिल पेश होने के अलावा कोई चर्चा नहीं हुई। वैसे विपक्ष की भी मजबूरियां हैं, सरकार के पास बहुमत है, इसलिए ना तो वो बिल रोक सकती है ना वोट से जीत सकती है। और यही कहानी बीजेपी के दौर में भी थी। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब सुषमा स्वराज, अरुण जेटली खुद कहते थे कि सदन में अड़े रहना विपक्ष का काम है। उधर बीजेपी के चाहने वाले ये कह रहे हैं कि सरकार ऐसी तस्वीर कतई नहीं बनने देगी कि वो झुक गई। तो फैसला ना सदन में होगा ना चिट्ठी से, फैसला इस बात को होगा कि 20 जुलाई की कौन सी तस्वीर याद रह जाती है। लेकिन सवाल फिर यही कि राहुल गांधी ने जो ये मसला उठाया है अमित शाह के इस्तीफे का, अमित शाह से जवाबदेही का, ये उन्हें फायदा देगा या उन्हें नुकसान देगा? ये सवाल अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। और क्या यहां से मुद्दा बढ़ता रहेगा? क्योंकि केजरीवाल उधर E20 को लेकर गडकरी का इस्तीफा मांगते हैं। क्या बीजेपी सरकार में कोई और भी इस्तीफा होगा? क्या उस दौर की शुरुआत हो गई है? यह अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सवाल है। आखिर में एक बात जो शायद विपक्ष को सबसे ज्यादा चुभ रही, सीजेपी ने 1 महीने में वो करवा दिया जो विपक्ष 11 साल में नहीं करवा पाया। एक मंत्री का इस्तीफा, वो भी खुद को राजनीति से बाहर बताकर, उसी युवा गुस्से के दम पर जिसे अब तक विपक्ष का अपना इलाका माना जा रहा था। तो क्या यह लड़ाई सिर्फ सरकार से है या यह जताने की कोशिश भी है कि युवाओं की लड़ाई का पता आज भी वही पुराना है, लाठी वही है, तारीख वही है, सवाल वही है। बदला सिर्फ इतना है कि अब ये लड़ाई छात्रों की नहीं रही, अब लड़ाई इस बात की है कि 20 जुलाई का गुस्सा किसके खाते में जाएगा। और जिस दिन यह तय हो जाएगा उस दिन साहिल लोचप की आंख का सवाल शायद किसी को याद नहीं रहेगा। यह इसका दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। हालांकि जाते जाते एक अलग एंगल हम आपको दे जा रहे हैं। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की 3 समस्याओं को सुलझा दिया? क्योंकि इस साल अगर आप देखेंगे तो बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या थी यूजीसी, दूसरी बड़ी समस्या थी उनके दामन पर लगा अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी का आरोप, जो बीजेपी के लिए एक ऐसा दाग था जिसे शायद ही मिटाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल भुला दिया गया है। और तीसरा E20 को लेकर मसला, पूरे देश में लोग अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर लगातार वीडियोस बना रहे, सरकार घिर रही थी। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने एक तीर से 3 निशाने घेरे। पहला, आज देश में यूजीसी में भारतीय जनता पार्टी से नाराज होने वाला सवर्ण इस बात से खुश हो रहा है कि सरकार ने शिक्षा मंत्री एक सवर्ण को बना दिया है, प्रहलाद जोशी। तो क्या सरकार ने यूजीसी के विषय पर जो छात्र अपर कास्ट का नाराज था उसे प्रहलाद जोशी से टैकल कर लिया? दूसरा, अयोध्या राम मंदिर का विषय जिस पर देश की जानी मानी हस्तियां बोल रही थी, वो दाग तो नहीं मिटा, लेकिन क्या उसे भुला दिया गया? और तीसरा, E20 के मसले पर जो सरकार लगातार घिर रही थी, क्या उस मसले को भी हटा दिया गया? और इसके साथ बोनस के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी छवि एक तानाशाह की बनती जा रही थी, जो संवाद नहीं करते, जो इस्तीफा नहीं लेते, जो जनता को जवाबदेही नहीं करते, क्या उस दामन पर लगने वाले आरोप को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया? सोचिएगा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने ज्यादा फायदा विपक्ष को पहुंचाया या सत्ता पक्ष को?